नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे के साथ हमारे देश की राजनीति में घट रही विभिन्न घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश की राजनीति काफ़ी उथल-पुथल से भरी रही। जहाँ उत्तर प्रदेश में न्यायिक हिरासत में रखे गए कुछ आपराधिक किस्म के नेताओं या मुख्य रूप से माफिया डॉन की हत्या हुई। वहीं कई अन्य राज्यों में अलग-अलग तरह की गतिविधियाँ चलती रहीं। मिसाल के तौर पर एक राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और एक अन्य पूर्व राज्यपाल ने बहुत सारे रहस्योद्घाटन किए। तो इन सभी मसलों के पीछे की राजनीति, इन सभी मसलों का राजनीति पर पड़ने वाला प्रभाव, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर आज हम प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर, नमस्कार। आज की बातचीत की शुरुआत मैं अतीक अहमद के मामले से ही करना चाहूँगा। अतीक अहमद की जो हत्या हुई, उसके बाद 2 तरह की का नैरेटिव चल रहा है। एक नैरेटिव में यह कहा जा रहा है कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि खुद न्यायिक हिरासत में रहने वाला एक जो व्यक्ति है, उसकी हत्या हो जाती है पुलिस की मौजूदगी में। दूसरी जो नैरेटिव है, जो मुख्य धारा की मीडिया में ज़ोर-शोर से चलाया जा रहा है कि इस बात की जाँच तो की जानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अतीक अहमद कोई साधु संत तो था नहीं, वो खुद बहुत बड़ा अपराधी था। तो जैसे को तैसा वाली जो बात है, वह इस घटना से साबित होती है। मैं प्रश्न यह करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति है, उसमें अतीक अहमद जैसे लोग कैसे अपनी पैठ लगातार बढ़ाते गए हैं और किस तरीके से वो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला कर रहे हैं। तो आखिर इनका उदय कैसे हुआ? इसने हमारी राजनीति को कैसे जकड़ा है और कैसे निकलने का कोई रास्ता दिखता है? कमल, अगर और कोई ज़माना और कोई वक़्त होता और पुलिस की हिरासत में इस तरीके से किसी की हत्या हो गई होती, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों नहीं होता, तो इस वक़्त उत्तर प्रदेश की पुलिस शर्म से पानी-पानी हो गई होती। लोग मुँह छिपाते हुए घूम रहे होते। लेकिन अब उसको एक समारोह के रूप में लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है, काम तो गलत हुआ, जाँच-पड़ताल होगी, लेकिन दरअसल तो इस आदमी का यही यश होना चाहिए था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने पाप और पुण्य का भी इसमें सवाल उठाया है कि जो पापी था उसको सजा मिल गई। इस तरह की बात की जा रही है। इस तरह की बात असल में जिस लोगों के हाथ में कानून और व्यवस्था की मशीनरी है, उन्हें नहीं करनी चाहिए। देखिए, सरकार अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी एजेंसी होती है। उससे ज़्यादा ना किसी के पास हथियार होते हैं, उससे ज़्यादा ना किसी के पास सुरक्षा बल होते हैं, उससे ज़्यादा ना किसी के पास नौकर-चाकर होते हैं, ना बड़ी नौकरशाही होती है, ना उससे ज़्यादा बड़ा किसी के पास खजाना होता है, ना उससे ज़्यादा बड़ी संपत्तियाँ किसी के पास होती हैं। वो कानूनन बिल्कुल सर्वशक्तिमान स्थिति में होती है और ऐसी सरकार के होते हुए भी अगर 3 बिल्कुल साधारण किस्म के अपराधी भी जो 3 लोग अतीक अहमद और उसके भाई को गोली मारने के बाद जिन्होंने तथाकथित आत्मसमर्पण किया और जिन्हें गिरफ्तार किया गया, अगर आप उनका अपराधी के तौर पे रिकॉर्ड देखें तो कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं लगते वो। वो मामूली किस्म के ही अपराधी लगते हैं, हिंसक किस्म के अपराधी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत ही विख्यात गैंगस्टर हों या किसी विख्यात गैंगस्टर द्वारा भेजे गए लोग हों। जिस तरीके से उन्होंने गोली मारी उसके बाद वो सरेंडर चिल्ला रहे थे और उन्होंने उन्होंने सरेंडर किया, ऐसा लगता है पुलिस ने उनका सरेंडर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की स्थिति थी। तो इस प्रकार की दूसरे इस तमाम बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भई अतीक अहमद और उसका भाई कोई छोटा-मोटा गैंगस्टर तो था नहीं, वो लोग छोटे-मोटे माफिया थे नहीं। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ही उनको एक बहुत बड़े माफिया के रूप में पेश कर रही थी। पूरा मीडिया उन्हें एक बहुत बड़े माफिया के रूप में पेश कर रहा था और वो बहुत बड़े माफिया थे भी। ऐसे लोगों को रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हार्ट अटैक की शिकायत की हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सांस रुक जाने की शिकायत की हो, ऐसा नहीं है कि वो बेहोश हो गए हो। वो अपने पैरों पर चलकर, स्ट्रेचर पे भी नहीं थे, वो व्हीलचेयर पे भी नहीं थे, वो अपने पैरों पर चलकर रात को 10 बजे एम्बुलेंस से उतरकर वहां पर ले जाए जाते हैं और उनके साथ में थोड़े बहुत मीडिया कर्मी भी होते हैं, यानी मीडिया कर्मियों को भी इस बात की खबर दे दी गई थी कि ये लोग जाएंगे और उन्हीं मीडिया कर्मियों के बीच में उनके तीनों हत्यारे मौजूद थे। उन्होंने पुराने कैमरे लटका रखे थे और फिर उन्होंने करपटी सटाकर गोलियां मारी, उनके ऊपर गोलियां चलाई। तो ये तो सीधी बात बताती है कि ये मामला वैसा नहीं है जैसा कि दिख रहा है या जैसा कि दिखाया जा रहा है। अब इसकी जांच होगी, कैसी जांच होगी, क्या होगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर फैसला देगा। न केवल इसके ऊपर फैसला देगा बल्कि 2017 में
उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद में जो वहां पर 150 पौने 200 इस तरह की बहुत सारी पुलिस मुठभेड़ें हुई हैं, उनके ऊपर भी बात सुनी जाएगी। अब देखिए क्या होता है, क्या चीज निकल के आती है। ये तो इसका एक पहलू है। और उसका दूसरा पहलू जिसका आपने जिक्र किया, राजनीति का अपराधीकरण, तो मेरी समझ में हमेशा जो बड़ा अपराधी होता है वो हमेशा उसकी कोशिश रही है अतीत में भी, कि वो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी है लोगों से जुड़े। जिस जमाने में उनकी राजनीति में घुसपैठ मुश्किल थी, उन दोनों वो व्यक्तिगत रूप से इस तरह के अपराधी लोग कुछ सत्ताधारी नेताओं से जिन्हें उनकी जरूरत होती थी उनके साथ जुड़ते थे। फिर धीरे धीरे उनको वोट दिलाते थे। धीरे धीरे इन अपराधी तत्वों ने सोचा कि क्यों ना हम ही राजनीति में प्रवेश कर जाएं, और उन्हें इसका मौका मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा 90 के दशक में मिला। देखिए 90 का दशक कैसा दशक था? 90 के दशक में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता था, न केंद्र में प्राप्त होता था और न ही उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधियों की बहुत जरूरत रहती थी, नेताओं को भी पार्टियों को भी। एमएलए एमपीज की जुगाड़ करने की जरूरत रहती थी, जनप्रतिनिधियों को चुनाव में भी इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती थी, और बाद में अपनी सरकार की रक्षा करने के लिए या किसी दूसरी सरकार को गिराने के लिए राजनेताओं को इन लोगों की जरूरत होती थी। इसलिए ये तमाम बड़े बड़े जो माफिया डॉन थे, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे वो अतीक अहमद हों, ऐसे और भी लोग हों, हरिशंकर तिवारी हों, वीरेंद्र प्रताप शाही हों, या और भी कई लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं। ये तमाम लोग जो अपने इलाकों में गिरोहबाजी की गतिविधियां करके ठेकेदारी की दम पर और रंगबाजी की दम पर बहुत बड़े बड़े इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। ऐसे लोगों की बनाई, और ऐसे लोग दरअसल धीरे धीरे कर कर राजनेताओं में बदलते चले गए। ध्यान कीजिए, जिस व्यक्ति की पुलिस की हिरासत में हत्या की गई, वो इलाहाबाद से 5 बार विधायक रह चुका था, निर्दलीय। एक बार वो एक पार्टी की टिकट के ऊपर सांसद भी रह चुका था, फूलपुर से। और उस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुका था जहां से जवाहरलाल नेहरू सांसद हुए थे, फूलपुर से रह चुका था। तो अब आपको सोचने की बात हम लोगों के लिए है कि आखिरकार एक व्यक्ति को राजनीति में गुंजाइश कैसे मिली। और ऐसी बात नहीं, अतीक अहमद एक दो किसी पार्टी को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो बहुत सी सामाजिक न्याय की का दावा करने वाली जो पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियों में अतीक अहमद और उन जैसे लोगों को वो काफी पनाह मिलती रही है, और उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो पहले तो राजनीति इस तरह के लोगों को अपनी तरफ से फायदे देती है, और उनके जरिए इन लोगों को सुरक्षा मिलती है। उस सुरक्षा की आड़ में वो अपना साम्राज्य और बढ़ाते हैं। उसके बाद में जब उनका एनकाउंटर होता है या जब वो इस तरीके से मारे जाते हैं, तो उसके बाद एक समारोह का वातावरण बनता है और कहा जाता है जैसे कि कोई न्याय हो गया, एक पोएटिक जस्टिस हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी हैं, समाज के लिए बहुत बुरी हैं, और कुल मिलाकर हम लोगों का जो सार्वजनिक जीवन है उसके अंदर बहस को पूरी तरीके से विकृत करती हैं। अब आज बहुत से लोगों से मैंने बात की, तो जो प्रतिक्रियाएं थी वो आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं थी। आमतौर पर सभी लोगों का रवैया ये था कि जो कुछ हुआ वो ठीक ही हुआ, जो हुआ वो आश्चर्यजनक हुआ। तो जो आश्चर्यजनक हुआ उसका कोई रहस्य है, वो रहस्य जांच के जरिए खुल जाए, और नहीं खुला तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन जो हुआ वो ठीक ही हुआ, इस प्रकार की भावना सब लोगों में पाई गई। तो इस तरह का जो माहौल है वो लोकतंत्र, देश और किसी चीज के लिए एक स्वस्थ माहौल नहीं। ये पूरा लोग बड़े आराम से ही तर्क दे रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जा सकती, ऐसे लोग बहुत प्रभावी हैं, और इसलिए ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों ने ये मान लिया है कि कानून इस योग्य नहीं है, हम लोगों की जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, वो उस योग्य नहीं है। हम लोगों का जो पुलिस तंत्र है वो उस योग्य नहीं है कि ऐसे लोगों को पकड़कर सजा दे सके। तो जब एक बार ये बात मान ली जाती है, उसके बाद तो फिर कमजोर लोगों के लिए ही कानून रह जाता है। उस कानून का भय करने वाले लोगों के लिए कानून है, जिन लोगों को कानून का भय नहीं है उनके लिए कानून फिर नहीं रह जाता। तो ये एक बहुत ही बुरी और अफसोसनाक स्थिति है, और जो लोग इसका आज समारोह मना रहे हैं, पता नहीं उनमें से कब कौन सा व्यक्ति जो निर्दोष होगा वो इस पूरे चक्कर में फंसा हुआ नजर आए। जी। एक चीज़ और है जो मुझे बार-बार लगती है कि जो हमारे यहाँ हिंदी फ़िल्में बनती हैं और शायद दक्षिण की फ़िल्मों में भी ये बात हो, वहाँ बार-बार इस चीज़ को दिखाया जाता है। ऐसे फ़िल्मों की एक लाइन लगाई जा सकती है, जिसमें कि एक पुलिस वाला या एक कोई हीरो जो है, वो इस तरीके के विलेन को मार देता है।
तो वो उससे भी एक समाज में स्वीकृति बनती है कि कानून के बजाय कोई ऐसा रॉबिन हुड नुमा देखिए, एक फ़िल्म आई थी शूल, जिसमें मनोज वाजपेयी हीरो थे। वो पुलिस पुलिस अफ़सर उसमें बने हुँ, थे, आदर्शवादी पुलिस अफ़सर हुँ, थे। और बच्चा यादव करके उसका एक अपराधी हुँ, विधायक था, जिसकी उस इलाके में बहुत दबदबा था। और जब कोई तरीका नहीं बचता है नायक के पास में, तब फिर वो बच्चा यादव को सबके सामने और उसमें गोली मारता हुँ, है। अ, तो मेरे ख्याल से सदन में ही गोली मार देता है, सदन में ही उसको मार डालता हुँ, है। इसके बाद में जो पुलिस की तरफ से एनकाउंटर करने वाले जो पुलिस अफ़सर हैं, ख़ास तौर से बम्बई पुलिस के एक हैं दया नायक और एक हैं प्रदीप शर्मा। इन 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्टों के ऊपर आज मुझे बताया गया कि कम से कम विभिन्न भाषाओं में 32 फ़िल्में बन चुकी हैं। 1-2 नहीं, 32 फ़िल्में बन चुकी हैं, हुँ, जिनमें सबसे मशहूर फ़िल्म है नाना पाटेकर अभिनीत अब तक 56। हुँ, और अब तक 56 का सीक्वल भी हुँ, बना, यानी उसकी दूसरी किस्त भी सामने आई और दोनों बहुत ही लोकप्रिय और सफल फ़िल्में मानी हुँ, गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनकाउंटर किलिंग करने वाले पुलिस अफ़सर और इस तरह के रॉबिन हुड किस्म के अपराधी जिन्हें अपने समाजों के भीतर काफ़ी मान्यता प्राप्त है और समाजों में लगभग वो नायक का हीरो का दर्जा रखते हैं, जिसको हम लोग समाज विज्ञान में सोशल बेंडिट कहते हैं। ऐसे लोग और फिर ऐसे लोगों को नायक के तौर पे देखने वाला समाज, यानी जो मार रहा है और जो अपराधी है जिसको मार दिया गया, दोनों ही किसी न किसी रूप में समाज के नायक हैं। हुँ, ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है। यानी जो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी फर्जी एनकाउंटर कर रहा है, वो व्यक्ति भी समाज का नायक है एक तरह से और जिसको मारा जा रहा है, वो भी जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में समाज का नायक रहा है। हुँ, और लोकतांत्रिक राजनीति जिसकी ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के दोनों नायकों को न पनपने दे, न पुलिस के अंदर इस तरह का नायकत्व पनपने दे और ना अपराधियों में इस तरह का नायकत्व पनपने दे। वो लोकतांत्रिक राजनीति इन दोनों को नायक बनाने में सहयोगी भूमिका का निर्वाह कर रही है। अगर लोकतांत्रिक राजनीति की भूमिका इसमें से हटा ली जाए तो न वो इस तरीके से नायक बन सकते हैं और ना ये इस तरीके से नायक बन सकते हैं। बिल्कुल। ये जो बुरी परिस्थिति है, बहुत ही विडंबनापूर्ण परिस्थिति है और इसके इसके ऊपर जो खुशी मना रहे हैं लोग जो है, आप सोचिए कि वो उनका मानस इस वक़्त कैसा होगा? हुँ, बिल्कुल। मैं इससे थोड़ा-सा आगे बढ़ूँगा और इसी के दौर में पिछले 2-3 दिनों में जिस घटना का ज़्यादा ज़िक्र रहा वो था सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू, जो कि 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और उनका इंटरव्यू द वायर के में करण थापर के द्वारा लिया गया, बाद में रवीश कुमार ने भी उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब पुलवामा की घटना हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री से ये कहा था कि इसमें हमारी चूक भी है और प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि तुम चुप रहो। तो ये इस पे बहुत सारी चर्चा हुई। कई अन्य भी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही इस इंटरव्यू में। तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक रहस्योद्घाटन की स्थिति है। तो क्या इस तरह के इंटरव्यूज़ या इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएँ राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित करती हैं या सत्ताधारी दल इसको आराम से एक मैनेज करने वाली या इसको नियंत्रित करने की स्थिति में होता है? देखिए, जब पुलवामा की घटना हुई थी और उसके बाद फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई। उस घटना के बाद से लगातार मैं कह रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं, न केवल सार्वजनिक मंचों पर कह रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं कि इस घटना के अंदर जो सुरक्षा तंत्र की विफलता है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सतपाल मलिक का बयान, चूँकि वो खुद मौके पर सबसे बड़े उन घटनाओं के केंद्र में थे, तो और उनके हाथ में सत्ता थी। ऐसी स्थिति में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोग जो कह रहे थे उसकी तस्दीक की है सतपाल मलिक ने और सरकार ने बजाय इसके कि सुरक्षा खामियों की उन्होंने जांच की जाती और सुरक्षा खामियों को दुरुस्त किया जाता, उस घटना का चुनाव चूंकि सिर पर था तो उसका राजनीतिक लाभ उठाया। और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनसे बार-बार कहा गया कि आप चुप रहिए। और उसके बाद सारा ठीकरा पाकिस्तान के दरवाजे फोड़ दिया गया। ये कहने का मतलब ना सतपाल मलिक का है ना हम लोगों का है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं थी, ये कोई नहीं कह रहा है। सतपाल मलिक ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि एक व्यक्ति अपनी कार में अपने वाहन में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक लेके 10-12 दिन तक इधर-उधर घूमता रहा
वो 300 किलो विस्फोटक उसे किसी भी हालत में बिना पाकिस्तान की मदद के नहीं मिल सकता था। 300 किलो विस्फोटक कम नहीं होता है, बहुत बड़ी मात्रा है ये। और इतने दिनों तक वो इधर-उधर घूमता रहा और पूरा कश्मीर सुरक्षा बल चप्पे-चप्पे में तैनात थे उस वक़्त। और उसको किसी ने नहीं टोका, किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने उसके वाहन पर शक नहीं किया। वो हमेशा ही शक से परे रहा, वो निर्द्वंद घूमता रहा जब तक कि उसने वो पुलवामा वाली वारदात नहीं कर दी। और उस एक वारदात से और जिस तरीके से सरकार ने उसका सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका राजनीतिक लाभ उठाया, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सारे हिंदुस्तान में बड़े-बड़े होर्डिंग लग गए, पोस्टर लग गए, उनमें एक ही बात लिखी हुई थी, घुसकर मारा, घुसकर मारा, घुसकर मारा। मैं उस वक्त भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर पुलवामा वाली घटना नहीं होती और उसके बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करके घुसकर मारा का प्रचार नहीं हुआ होता, तब भी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती, लेकिन नरेंद्र मोदी को दोबारा पूर्ण बहुमत मिलना बहुत ही मुश्किल था। तब चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार की 5 साल की गवर्नेंस के ऊपर होता, उन स्कीमों के ऊपर होता जो नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, उसका उन्हें लाभ मिल सकता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भाजपा की जो कार्यकर्ता पंक्ति थी प्रबल, भाजपा के पास जो रिसोर्स थे, उनका चुनाव प्रबंधन था, और सबका लाभ उनको मिलता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती और आज भारतीय देश में विपक्ष की सरकार होती, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन उनको जो पूर्ण बहुमत मिला और पहले से भी ज्यादा वोट और सीटें मिली, उसके पीछे ये घुसकर मारा की भूमिका थी। और इसको किस तरीके से राजनीतिक प्रबंधन इसका किया गया, ये चीज सतपाल मलिक के वक्तव्य में निकल कर आती है। हम लोग जो इस बात को लगातार कह रहे थे, और अब चुनाव हो गया, लोग इस बात को भूल गए। अब इसका क्या असर होगा, जो आपका दूसरा सवाल है, मैं समझता हूं इसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। इस घटना से जरूर हो सकता है कि दोबारा जब इस तरह की घटनाएं हो, तब सार्वजनिक जीवन में लोग ज्यादा सतर्क रहें, जनता इस बात की ज्यादा सतर्क रहे और सरकार के किए हुए पर उस तरीके से भरोसा न करे है जिस तरीके से सरकार भरोसा करवा लेती है लोगों से, और उसके पक्ष में हमदर्दी में बह के लोग उसे वोट दे देते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ इसमें है कि और आप इस पे ज़्यादा साफ तौर पे बता पाएँगे कि क्या हमारे देश में ये प्रवृत्ति हाल के समय में आई है कि मसले आते हैं, मुद्दे आते हैं, लोग सवाल करते हैं, विपक्ष के नेता सवाल करते हैं और सरकार की तरफ से खामोशी ओढ़ ली जाती है। और जो सरकार समर्थित मीडिया है, वो किसी और मुद्दे पर लग जाता है। तो फिर तो इस तरीके से लोकतंत्र काम ही नहीं कर सकता है कि सरकार ये मान ले कि जो भी मुद्दे उठाए जाएँगे, उस पे जवाब ही नहीं देंगे, हम चुप रहेंगे। देखिए, सरकार को हर चीज का जवाब देना चाहिए। सरकार ने ऐसे अदानी मुद्दे पे कोई भी आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया। अच्छा, अब सरकार की मान लीजिए रणनीति है कि वो किसी बात पे चुप रहना चाहती है, वो कुछ किसी पेचीदगी में फंसने का उसे खतरा है, इसलिए वो नहीं बोल रही है। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष में इतनी क्षमता क्यों नहीं है कि अगर सरकार नहीं बोल रही है तो विपक्ष और भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोले, और विपक्ष इस तरीके से बोले कि उसकी आवाज की प्रतिध्वनि और भी ज्यादा गूंजे। पूरा समाज, पूरा देश, सारे के सारे समुदाय उस आवाज, वो सारे समुदायों के कानों में वो आवाज पड़े। विपक्ष में वो क्षमता क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो विपक्ष बहुत कमजोर नहीं है। भाई, भारतीय जनता पार्टी को कितना 37% वोट मिला था, तो बाकी 63-62-63% वोट तो विपक्ष के पास गया था, और वो क्षेत्रीय शक्तियों के पास गया था, कांग्रेस के पास गया था। कांग्रेस को भी संख्या में देखा जाए तो करोड़ों वोट मिले थे। तो ऐसी सवाल ये है कि विपक्ष के पास वो क्षमता क्यों नहीं है कि सरकार अगर न बोलना चाहे तो सरकार को वो बोलने पर मजबूर कर दे। मैं समझता हूं कि सरकार की गड़बड़ी तो इसमें है ही। सरकार को उन लोकतांत्रिक मान्यताओं और मर्यादाओं की चिंता नहीं है जिनसे दरअसल उसे बंधा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष की समस्या भी है। तो कुल मिलाकर मेरी निगाह में ये ठीकरा विपक्ष के दरवाजे पर फूटता है। अगर विपक्ष कमजोर नहीं होता इस देश का, तो ऐसे सवालों पर सरकार बोलने के लिए मजबूर होती और उससे जवाब तलब किया जाता, उसे अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने के लिए भी मजबूर किया जा सकता था। एक आखिरी सवाल मैं इस बात से पूछना चाहूँगा, जो आपने विपक्ष की बात की कि पिछले 4-5 दिनों में या 1 हफ्ते में विपक्ष ने एक नज़ारा-सा प्रस्तुत करने की कोशिश की कि कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खुद और विपक्ष के कुछ नेता जाकर मिल रहे हैं। नीतीश कुमार मिले, शरद पवार मिले, और फिर उसके बाद दूसरी बार खबर आ जाती है कि शरद पवार की पार्टी कहीं टूट ना जाए। फिर एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि विपक्ष की एकता होनी चाहिए। फिर केजरीवाल को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो दिल्ली प्रदेश
कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहते हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह की जो विपक्ष की एकता की कोशिशें हैं, वो बस दिखावे की चीज़ है या इनमें कुछ गंभीर बातें भी हैं, उसका संकेत नहीं, मिलता है? दिखावे की चीज़ तो नहीं है, कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। ये दिखावा मन में सबके इच्छा भी है कि एकता हो जाए। लेकिन जो जो सबके हित हैं, वो अभी एक जगह नहीं आ पा रहे। हितों की समानता, न्यूनतम समानता भी नहीं लोगों को नज़र आ रही है। जब तक वो न्यूनतम समानता नहीं होगी, तब तक विपक्ष की एकता का कोई न्यूनतम कार्यक्रम नहीं बनेगा। और विपक्ष की एकता का न्यूनतम कार्यक्रम, विपक्ष चूँकि चुनाव अभी बहुत दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर दबाव भी नहीं है। केवल जो सरकारी एजेंसियां हमला करती हैं, नरेंद्र मोदी सबके ऊपर भ्रष्टाचार का लेबल लगाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से बेचैनियां हैं विपक्ष के अंदर। तो वो उन बेचैनियों की वजह से इस तरह की तमाम कोशिशें दिखाई पड़ती हैं। मैं तो ये समझता हूं कि अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले विपक्ष कोई संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर सके। भाजपा के उम्मीदवारों के मुकाबले विपक्ष का एक एक उम्मीदवार हो, अगर सारी सीटों पर ना सही तो कुछ सीटों पे नहीं, 200 सीटों पर, 250 सीटों पर उम्मीदवार हो, इस प्रकार की संभावनाएं कम से कम आज की तारीख में मुझे नहीं दिख रही, निकट भविष्य में नहीं दिख रही। इसके बाद कोई घटना हो और इस तरह की संभावनाएं दिखें तो बात दूसरी है। विपक्ष अदानी के मुद्दे को महत्व देना चाहता है, अदानी के मुद्दे को केंद्र बनाकर वो भाजपा विरोधी राजनीति करना चाहता है। तो ठीक है, अदानी के मुद्दे में इस तरह की संभावनाएं हैं, मुझे भी दिखती हैं, लेकिन अभी तक ऐसी विपक्ष ने कोई कोशिश नहीं की है जिससे लगे कि अदानी का मुद्दा भाजपा विरोधी राजनीति का ट्रिगर पॉइंट बनने जा रहा है। वो ऐसा होने में भी अभी बहुत दूर है। जी, तो बहुत देर जी, है। तो हम जब अगली बार मिलेंगे तो अन्य मुद्दों पर बात करेंगे, मिसाल के तौर पर कर्नाटक के चुनाव और जिस तरीके के मुद्दे उसमें उभर कर सामने आ रहे हैं। आज की बातचीत में जो मुख्य बात हमें ध्यान में रखनी है वह यह कि राजनीति में हमेशा जो अल्पकालिक हित होते हैं किसी भी दल के, वह महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ दीर्घकालिक पहलू हैं जो लोकतंत्र और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ऐसा हमें लग सकता है कि किसी अपराधी का मारा जाना कुल मिलाकर समाज के लिए ठीक ही है, लेकिन शायद यह एक लोकतांत्रिक समाज के लिए भविष्य में बहुत ही नकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि जो संस्थाएँ हैं, जो न्यायपालिका है, उस पर लोगों का भरोसा धीरे-धीरे घटता चला जाता है। तो अभय सर, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और हम अगले अंक में मिलेंगे और फिर से सामान्य जो आजकल राजनीति में मुद्दे चल रहे हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार। जी, नमस्कार।